जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक जितने सेशन हुए हैं 3 सेशन, उसमें आपको जितने भी संवैधानिक विकास था वो सब बातें बताया गया। और अब आपको एक एक भाग देखना है। जैसे भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग किस में है? 1 में। अब भाग 2 में आज 2 भाग देखना है। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अब भाग 2 में नागरिकता है। तो यहाँ से मैटर पहले देख लेते हैं क्या क्या देखना है। जो 1 नवंबर 1956 पर आधारित 14 राज्य हैं, 14 राज्यों के नाम और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में देखा जाए तो 28 और 8 हैं, वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो ये मैटर है अगला। हाँ, कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 में क्या क्या है ये आपको देखना है संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। और नागरिकता जो भाग 2 में है और 5 से 11 अनुच्छेद है, उसमें 5वें अनुच्छेद में क्या है, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में। तो इन बातों को देखना है। आगे देखा जाए तो आगे है कि नागरिकता कैसे प्राप्त करोगे, उसके 5 तरीके हैं। ठीक। और आगे देखा जाएगा तो एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कार्ड धारक में तुलना। हो सकता है बच्चों को ये तो ना पता हो कि अप्रवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति या विदेशी भारतीय नागरिक किसे कहेंगे। तो इनमें अंतर भी देखा जाएगा, कौन से वीज़ा ले सकते हैं, कौन से वीज़ा नहीं। और इसके पहले जो पढ़ाया गया था कि राज्य कितने हैं, 28 राज्य, उनके नाम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान। ऐसे इसी क्रम में नीचे देखा जाएगा। और भी देख लेते हैं तो केंद्र शासित भी यहाँ देखा जाएगा। 8 केंद्र शासित और 28 राज्य, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आया था कि नए राज्य का गठन किसको प्राप्त है, संसद को। ये वन लाइनर में पहले ही बता दिया। ये देखिए 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो सबसे पहले भाग 1 को देखते हैं जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। तो अनुच्छेद 1 की बात किया जाए तो संघ के क्षेत्र का नाम होगा, संघ के क्षेत्र का नाम होगा। अनुच्छेद 2 में बात किया जाए तो नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? संसद का। भाग अनुच्छेद 3 में देखा जाए तो नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुसूची 4 में देखा जाए तो अनुसूची नहीं, अनुच्छेद, ये ध्यान देना। तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत, मतलब उसी के संदर्भ में ये बनाया गया है। इसे अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ से भाग 1 के 4 अनुच्छेद आपको पते होंगे। 395 अनुच्छेद में आपको 4 अनुच्छेद पता हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है जो 14 राज्य हैं, 1 नवंबर 1956 के आधार पर जो 14 राज्य हैं उसे भी समझ लेते हैं। असम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, बिहार, पंजाब, केरल, उड़ीसा, आंध्रा और बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास, पश्चिम बंगाल। उस टाइम ये 14 राज्य हुआ करते थे। और जो केंद्र शासित थे तो दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। आगे और भी देखा जाए, हाँ, तो यहाँ पर 4 अनुच्छेद जो भी थे उसको अब विस्तार से देख लेते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद में? 1 में। राज्यों के संघ से आशय है कि भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। संघों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब एक साथ रहने का
इसमें कहा गया है। दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना का अधिकार संसद को दिया जाता है। संसद 79 में है, ये आपको ध्यान रखना है। जो विधि द्वारा इसका विनियमन तथा परिवर्तन करेगा, कौन करेगा? संसद ही कर सकता है। अगला अनुच्छेद 3, तो संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन, ये प्रक्रिया है। उस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है और राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की राय जानने के लिए प्रेषित करेगा और इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करेगा। राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं है, यह मात्र औपचारिकता रहेगा। राज्य विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद, ये इनको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि संसद में देखो 2 सदन होता है, एक राज्य सभा और एक लोकसभा। हाँ, तो विधानमंडल की राय जानने के बाद विधेयक में किसी प्रकार का परिवर्तन करती है तो उसे दोबारा राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाना आवश्यक है। उसे उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा। यहाँ से अब देखते हैं अनुच्छेद 4, तो ऐसी कोई भी विधि नहीं अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे विधेयक को समान बहुमत से पारित किया जा सकता है। समान बहुमत से आशय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत होता है। तो यहाँ से आपको 4 अनुच्छेद कन्फर्म हो गए होंगे। चलिए, तो पहले भाग में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे ही मैं बढ़ा, अब आपको दिखेगा नागरिकता। क्या दिखेगा? नागरिकता। तो नागरिकता भाग 2 में है, 5 से 11 अनुच्छेद में है। 5 से 11 अनुच्छेद में है। आइए अब एक एक अनुच्छेद को समझते हैं। तो पहला है संविधान लागू होने के समय नागरिकता, मतलब पहले अनुच्छेद में यह है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, और छठे में पहले का मतलब 5वें में और दूसरे का मतलब छठे में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 7वें में है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। 8वें में है भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। और 9वें में जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। 10वें में है नागरिकता संबंधित अधिकारों की निरंतरता। और 11वें में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। तो यहाँ से आपको क्या ये 11 अनुच्छेद देखने को मिल गए। अब इसके संदर्भ में आगे देखते हैं। तो ये देखिए 5 तरह से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। कितनी तरह से? 5 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। आइए अब एक एक को देखते हैं। तो जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। तो ये 5 तरीका है जिससे नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। अब आइए एक एक को समझते भी हैं क्या है। चलिए, तो जन्म से नागरिकता का मतलब होगा कि भारत में जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद माता पिता में कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी वो जन्म से नागरिकता ग्रहण करेगा। अब वंशाधिकार द्वारा मतलब वंश से नागरिकता एक कैसा होगा? भारत के बाहर किसी भी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उनके जन्म के समय उनके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। माता या पिता, पेरेंट्स की बात हो रहा है, वो भारत का यदि नागरिक होगा तो वो भी भारत का नागरिक होगा।
माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए पंजीकरण द्वारा, तो इसे समझना है, ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से अभी मैं वो बता रहा हूँ, संबंधित होने पर भी पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। जैसा कि भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे लगातार 5 से 7 वर्ष तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पहले उपयुक्त निवास करने की अवधि मात्र 6 महीने की थी। पहले 6 महीने की थी, लेकिन 1986 के इस संशोधन अधिनियम द्वारा इसे बदला गया। दूसरे कंडीशन में देख लेते हैं, तो भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश अथवा स्थान में निवास करते हैं, भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करने की स्त्रियां या भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चों आदि इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, तो ये देशीकरण द्वारा, तो किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए मैं शर्त बता रहा हूँ, वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता त्याग करनी पड़ेगी। ठीक, इसके लिए शर्त होना चाहिए कि वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता त्याग करे, तब देशीकरण द्वारा वो लेगा। वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहाँ देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता लेने से रोका जा सकता है। देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक वो भारत में रहना चाहिए, तब वो इस सिस्टम द्वारा नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 5वां, भूमि के अर्जन द्वारा। तो भूमि के अर्जन द्वारा यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है अथवा कर लिया जाए तो संसद यह निर्धारित करेगी कि यह किस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाए। उदाहरण के लिए 1974 ईस्वी में सिक्किम का विलय भारत में हो गया। किसका? सिक्किम का विलय भारत में हो गया, अतः सिक्किम वासी भारतीय नागरिक हो गए। तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे अथवा नहीं। ठीक, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी बातें आपको पता होना चाहिए। और भारत की नागरिकता को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा विनियमित करते हैं। ये आपको और भी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, इन सब को विषयों को भी जानना है। तो नागरिकता समाप्त अनुच्छेद जो 10 है यह स्पष्ट करता है किसी भी नागरिक की नागरिकता ये अनुच्छेद जो 10 है, तो नागरिकता अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 में जो है तो ये संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता संबंधी उपबंधों में परिवर्तन की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त के 3 आधार माने गए। 3 आधार कौन कौन से हैं? चलिए ब्लैंक पेज से लेते हैं, ब्लैंक पेज। चलो ये तो 3 आधार कौन से हैं, तो यहाँ से देखा जाएगा। पहला आधार है कि परित्याग से, और दूसरा है पर्यावासन से, और तीसरा होता है वंचित किया जाना,
वंचित किया जाना। तो ये 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों को समझते हैं। तो परित्याग का मतलब भारत का कोई भी वयस्क नागरिक, भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। वो घोषणा कर दे, उसके बाद त्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा वह व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक हो। तो पर्यावसन द्वारा, तो भारत का वह नागरिक, दूसरा देखते हैं, जिसने देशीयकरण अथवा पंजीकरण द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये बात है आपको। तीसरा है कि वंचित किया जाना, तो ऐसा भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि वह जन्म से भारत का नागरिक हो तो सामान्य परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब ये तो आप 3 बात समझ गए। आगे देखते हैं। तो यदि कोई जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाता है 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, तो 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? भारत के विकास में विदेशी जो भारतीय समुदाय के योगदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय दिवस को मनाने का, हालांकि 2015 के बाद अब इसे 2 वर्ष के अंतराल पर मनाते हैं। 2015 के बाद अब इसको 2 वर्ष के बाद मनाते हैं। और इसका निर्णय लिया गया कि अब इसे 2 वर्ष के अंतराल पर ही मनाएं। 9 जनवरी को मनाए जाने का कारण यह है कि इसी दिन 1915 में, आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से भारत वापस आए थे, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को? 9 जनवरी, याद रखना, ठीक। लेकिन 2015 से 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। तो जो विदेश में लोग रहते हैं उनकी 3 श्रेणियाँ होता है। विदेश में जो लोग रहते हैं उनकी 3 श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन से? अनिवासी भारतीय, पहला अनिवासी भारतीय। दूसरा हो जाएगा भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति। अनिवासी भारतीय का मतलब NRI, अभी मैं अंतर बता रहा हूँ। उसके बाद PIO, उसके बाद OCI। चलिए, अब इन सब में अंतर समझते हैं। ये अंतर कैसे होगा? चलिए यहाँ देख लीजिए, NRI, PIO और OCI, मतलब इन कार्ड धारकों में तुलनात्मक ढंग से देखना है किसको वीज़ा मिलेगा, किसको प्राप्त होने का लाभ या नागरिकता का आधार या परिभाषा क्या है, मत देने का अधिकार है कि नहीं। पहले आप प्रवासी भारतीय को समझते हैं। तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है वो भारतीय पासपोर्ट धारक होगा, वो NI, क्या NRI। भारतीय मूल के व्यक्ति जो स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है, तो वो भारतीय क्या कहलाएगा? PIO। भारतीय मूल के व्यक्ति क्या कहलाएंगे? PIO। विदेशी भारतीय नागरिक OCI। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो अथवा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, वो क्या? OCI कहलाएगा। अब नागरिकता की बात करें तो ये भारतीय नागरिक होंगे, कौन? NRI। जो PIO है ये भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और OCI की तो ये संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक
था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। अब प्राप्ति होने का लाभ, तो सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है वो एनआरआई, कोई विशेष लाभ इनको नहीं होता है पीआईओ को। और एक एफआरआरओ व एफआरओ वाले ये लाभ के साथ पंजीयन से छूट, तो भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए रह सकते हैं। अब वीज़ा की बात करें तो वीज़ा नहीं, इनके वीज़ा होते हैं और जीवन भर बिना वीज़ा आ जा सकते हैं। कौन? OCI। बाकी अप्रवासी भारतीय तो ये मत दे सकते हैं, ये मत नहीं दे सकते हैं, ये भी मत नहीं दे सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि NRI, PIO और OCI क्या है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ऐसे समझ लो कि जो NRI हैं ये ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक तक विदेशों में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। ये अनिवासी भारतीय कहलाएंगे, ये नहीं आ रहे, ऐसे समझ लो इसको। ठीक, और जो ये होते हैं UNO और अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय का दर्जा प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में एक अधिसूचना द्वारा, किसके द्वारा? एक अधिसूचना द्वारा अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने हेतु सुविधा प्रदान की गई। मतलब ये मताधिकार दे सकते हैं, मैं ये बता दिया। ठीक, चलिए PIO को देखते हैं। तो वे लोग जो स्वयं अपने पूर्वज के, यहाँ लिखा गया है, लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। ठीक, ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी भारत का पासपोर्ट धारक रहा है तथा जिनके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत तत्कालीन भारत क्षेत्र का निवास रहा हो अथवा किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो भारत का हिस्सा बन गया हो, तो उस व्यक्ति को, उसके वैवाहिक संबंध को भारतीय मूल का व्यक्ति PI माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन अथवा बांग्लादेश के नागरिक अथवा कभी भी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं होंगे। ये नोटेड पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। PIO क्या, NRA, हाँ PIO नहीं होंगे। कौन कौन? जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन अथवा बांग्लादेश के नागरिक हों। चलिए मार्कर कहाँ गया है? हाँ, ये। चलिए अब OCI को समझते हैं। तो OCI नागरिकता, ये जो संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, ये मैं पहले ही बता दें। और ये भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये जब तक कि उनके गृह देश में स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं, तो भारत सरकार द्वारा ये सीमा पर ही नागरिकता का प्रारंभ 2005 से किया गया था। इसके कई कारण भी थे। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना है। तो यहाँ से OCI और ये सब बातें समझ गए। चलिए बाकी आगे देखा जाए तो ये आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है और अपना यूपी क्या है, चौथे स्थान पर है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। सभी का यहाँ पर राजधानी दिया गया है, एक एक को देख लीजिए। और हाँ, ये केंद्र शासित भी है। अब प्लस भाषीय आधार पर ये आंध्र प्रदेश पहले ही मैं बता चुका। सिक्किम एक
बनाया गया 1975 में 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, एक नया चैप्टर